चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 12 के अंतर्गत। आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मॉक टेस्ट अगर 10 की बात करें, 11 आप लोग के लिए अभी उसके रिजल्ट्स दिए नहीं हैं। 10 की बात करें तो उसके पास आपके पास 30 सवाल थे। तो 30 सवालों में लोगों ने 28 स्कोर किया है, 26 स्कोर किया है, 20 स्कोर किया है, 16 स्कोर किया है। तो आप लोग में इम्प्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। आप लोग सही से प्रयास कर रहे हैं, अच्छा तैयारी कर रहे हैं। आप लोग मेन चीज क्या कर रहे हैं, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं उन्हीं चीजों को बार बार। देखिए कुछ भी चीज आपसे नवीन पूछी जाएगी उसकी संभावना कुछ परसेंट कम है, लेकिन चीजें रिपीट होने की क्या है, बहुत ज्यादा संभावना है। और जो आपने लेक्चर्स में देखा है, जो आपने नोट किया है, उसके आधार पे आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं बड़े आसानी से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको तो ऐसे सिलेबस आपका कभी भी पूर्ण नहीं होगा, है ना। हमेशा आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कम रह गया है, कुछ ना कुछ आपको नहीं आता है। ठीक है, ये हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा, आपको कभी ना कभी पूर्ण नहीं हो सकते, है ना। जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन ये वाली स्टेज आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइएगा। पहला सवाल आपका ये खैर बता ही दिया है, क्यूबलर रॉस। ठीक है, इन्होंने बताया था किसके दुख के मॉडल के बारे में। ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे, डाबड़ा हमारा निमोनिक है। चलिए ये रहा आपके सामने पहला नंबर का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अभी आप सेंड कैसे करेंगे, आप सेंड करेंगे मॉक टेस्ट 12 करके। ठीक है, और फिर वहां पे कैसे करना है, मॉक टेस्ट 12 लिखेंगे ऊपर, एंड देन फर्स्ट के सामने जो भी आंसर होगा, सेकंड के सामने जो भी आंसर होगा, आंसर केवल ए बी सी डी केवल यही दे, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल ना करें, कुछ भी प्रयोग ना करें। ठीक है, नंबर्स वगैरह मत लिखिए, केवल क्या लिखिए वहां पे ए बी सी डी जो है उत्तर वो लिखिए। ठीक है, देखिए कितने सवाल आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके आधार पे वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, एक जो चीज आप लोग के अंदर से मन से जा रही है वो है डर। केवल प्रश्न को यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक पूर्ण रूप से पढ़ना है, डर आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कोई भी सवाल टफ नहीं है, लेक्चर्स करने के बाद, उनको रिवीजन करने के बाद। लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं उसको, तो आपसे वो नहीं बनेगा, है ना। केवल अगर आप कीवर्ड कीवर्ड देखेंगे तो क्या होगा, आपको डिफिकल्ट ज्यादा लगेगा सवाल। लेकिन अगर एक सवाल को आराम से शांतचित्त होकर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। चलिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब आते हैं ध्यान पे। द टीचर हैड मार्क्स फॉर 50 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास. He computed their mean and standard deviation. Considering that the evaluation was too strict, he gave 5 grace marks to each student. This would increase mean by 5, alter standard deviation in an unpredicted way, change the rank order of the students, D. Change the skewness of the distribution. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें बोली गई हैं, बहुत ही ये निम्न कोटि का सवाल है। ठीक है, निम्न कोटि समझते हैं एकदम आप। आपको पहले कोर्स के पहले ये सवाल आपको टफ लग सकता है, लगना भी चाहिए, लेकिन अब ये क्या है, ये लो लेवल सवाल है। लेकिन कब है आंसर सही, कब देंगे, जब आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है वो समझेंगे। और यहाँ पे आपका 10% जो बात होती है ना, 90% लेक्चर्स एंड 10% वाला, तो यहाँ पे आपका 10% बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, कि आप यहाँ पे किस प्रकार से चीजों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल, एक अध्यापक के पास अपनी कक्षा के 50 विद्यार्थियों के अंक है। उसने उनके माध्य और मानक विचलन की गणना की। इस बात पर विचार करते हुए कि मूल्यांकन में सख्ती बरती गई है, उसने प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अंकों की रियायत ग्रेस दे दी। इससे क्या होगा, माध्य में 5 अंकों की वृद्धि हो जाएगी, अप्रत्याशित तरीके से मानक विचलन में परिवर्तन हो जाएगा, विद्यार्थियों की श्रेणी के क्रम में परिवर्तन हो जाएगा, डी वितरण की विषमता में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी आपको लगता है सही उत्तर है, ऊपर आपने ऑप्शन देख लिए हैं ए बी सी डी, जो भी आपको लगता है सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, डुएबल है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि टफ सवाल है, आसान सवाल है, बशर्ते आप क्या करें, अच्छे से चीजों को पढ़ें और यहाँ पे अपना 10% विवेक का, आपकी जो सद्बुद्धि है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करें। ठीक है, जो भी आंसर सबमिट करेंगे, तो ये रहा आपके सामने क्या, प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। चलिए ये रहा आपके समक्ष प्रश्न नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोटिवेटर्स फॉर हेल्पिंग अदर्स? एटीट्यूड्स, एम्पैथी, पर्सनल डिस्ट्रेस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। दूसरों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेरक्ष हैं? यहां देखिए क्या बात बोल रहे हैं, मोटिवेटर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रेरक्ष दिया है तो अंग्रेजी में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभिवृत्ति, समानुभूति, व्यक्तिगत व्यथा, मानक एवं मूल्य। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेरक्ष है, कौन कौन से मोटिवेटर्स हो सकते हैं, किस चीज के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। जो भी लगता है आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 2 का। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। ये भी आपसे बन जाएगा, बशर्ते आप क्या करें, चीजों को अच्छे से पढ़ें। अभी इसको हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे, 2 मिनट में आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चीज आप भी सीखें। चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर 3, देखते ही बन जाएगा, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है इसकी।
तुरीय अवस्था, प्रजनावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था। उसके सामने यहाँ दिया हुआ है ABCD, जो भी आपको लगता है सही उसको मार्क करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3, सूची 1, सूची 2, ABCD 1 2 3 4, जो भी लगता है आपको सही उसको मार्क करें और थर्ड के सामने ABCD केवल लिख के क्या करें, वहां पे सबमिट करें। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। ये देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। मैच द फॉलोइंग कंसेप्ट्स विद द करस्पॉन्डिंग बॉडीली स्टेट्स: रिबाउंड फेनोमेना, फैंटम लिम्ब, स्कोटोपिक प्रोसेस, अपोप्टोसिस, REM स्लीप्स, पेन, विजन, सेल डेथ। ये कहीं ना कहीं आपने देखा है, सुना है ना, तो उसके आधार पे उत्तर दीजिए। बन जाएगा आपसे, प्रयास करेंगे तो 50% तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अवधारणाओं का तदनुकूल शारीरिक स्थितियों से सम्मिलित कीजिए: परवर्ती वृत्ति की, फैंटम लिम्ब, स्कोटोपिक प्रक्रिया, अपोप्टोसिस, REM निद्रा, दर्द, दृष्टि, कोशिकीय मृत्यु। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको केवल पर्यायवाची के साथ उन्होंने थोड़ा सा खेल दिया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने पर्यायवाची का इस्तेमाल किया है, तो वो आपको सिर्फ 1 से 5 मिनट लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में, तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका प्रयास करें आप, आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, जो आपको लगता है सही उस पर आप टिक करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। ये देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। हॉस्टाइल एग्रेशन, इमोशनल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, थैंटोस। 1 2 3 4 इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। ये भी बन जाएगा, ट्राई प्रयास करें। ठीक है, केवल हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए सामान्य हिंदी है, तो हिंदी तो हमारी भाषा है। ठीक है, करेंगे तो बन जाएगा अच्छे से। प्रतिकूल आक्रामकता, ठीक है, प्रतिकूल मतलब समझते हैं, आक्रामकता आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कुछ विशेष। प्रतिकूल आक्रामकता, भावनात्मक आक्रामकता, नैमितिक, नैमिलिक लिख लिया है देखिए, आक्रामकता और थैंटोस। 1 2 3 4 प्रयास करें उत्तर देने का। 50 से 60% लोग इसका आंसर सही देंगे, है ना। केवल हिंदी समझना है आराम से बैठ के, है ना, 2 मिनट 3 मिनट में हिंदी समझ जाएंगे आप और आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। देखिए, यहाँ पे आपको इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग क्या करें, प्रयास करें, है ना। प्रयास करेंगे, सही हो जाएगा तो क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ ही साथ आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पे हो रही है। अब चलते हैं हम अगले सवाल 6 नंबर के ऊपर। यहाँ पे देखिए, ये है आपके समक्ष प्रश्न नंबर 6। बॉटम अप, टॉप डाउन, हैप्पीनेस, सेट पॉइंट, हेडोनिक एडेप्टेशन। ये हमने किया हुआ है। हैप्पीनेस ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, इसको पढ़ लेंगे आप, प्रश्न नंबर 6 है ये, इसको एक बार हिंदी में हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऊर्ध्वगामी, प्रश्न नंबर 6, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, प्रसन्नता प्रारंभ बिंदु, प्रसन्नता हो गया बट प्रसन्नता होगा, सुखवादी, अनुकूलन, है ना। इसमें से हमने एक चीज जो है, ये 8 चीजों में से एक चीज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेस्ट होगा कि आपको वो चीज कितनी याद है जो आप ऑलरेडी PYQ सॉल्व कर चुके हैं, उसका आंसर भी आपको मालूम है और आपने रिवाइज भी किया हुआ है। रिवाइज तो आपको मालूम है, लेकिन एक चीज ऐसी है कि आपको मालूम है क्या होता है। ठीक है, उसके आधार पे आप 50% तक तो पहुंच जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, देखते हैं क्या आप आंसर करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, यानी कि प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। ये रहा आपके समक्ष प्रश्न नंबर 7। मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम विथ देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। आसान सवाल है। न्यूट्रोफिल्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, NK नेचुरल किलर सेल्स, CD4, फील्ड मार्शल्स, साइटोक्सिक एक्शन, फेगोसाइटिक एक्शन, एंटीबॉडी एक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ये से पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रतिरक्षा संस्थान इम्यून सिस्टम के निम्नलिखित तत्वों का उनसे संबंधित कार्यों के साथ क्या करना है, सुमेलन करना है। न्यूट्रोफिल्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, NK नेचुरल किलर कोशिकाएं, CD4, फील्ड मार्शल्स, साइटोक्सिक क्रिया, फेगोसाइटिक क्रिया, एंटीबॉडी क्रिया। यहाँ भी थोड़ा सा पर्यायवाची आपको, और बहुत ही मतलब हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, तो उन्होंने कहाँ का पूछ लिया है, उन्होंने यहाँ का पूछ लिया है। फिर भी जो चीज जितना हमने लेक्चर में कवर किया है उसके आधार पे आपका ये उत्तर निकल रहा है बड़े आराम से, क्योंकि इसमें कई सारे शब्द ऐसे जो आपने ऑलरेडी सुन के रखे हैं और आपने उसको रिवाइज किया है। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे, आंसर आपको गारंटीड मिलेगा इस प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, यानी कि प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। प्रयास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। ये रहा आपके समक्ष प्रश्न नंबर 8। मैच द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल्स विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स: डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, इसको प्रयास करेंगे आप तो बनेगा आपसे। ठीक है, हिंदी में ही लिखा हुआ है, कुछ ऐसा अलग से ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको जो नहीं बनेगा, है ना। नेतृत्व की बात की है, इतने नेता को देखा है आपने जीवन भर में,
नेतृत्व की निम्नलिखित शैलियों का उनकी विशेषताओं से सुमेलन करें। निदेशात्मक, अगर आपको मालूम है निदेशात्मक क्या होगा तो इन चारों में से आप हंसते खेलते हुए निकाल लेंगे। सहयोगात्मक, इसका मतलब भी मालूम है तो आप हंसते खेलते हुए इसका उत्तर निकाल लेंगे। सहभागितापूर्ण, उपलब्धि परक, है ना। इन चारों का मतलब ऐसा है कि एक सामान्य हिंदी भाषी जो व्यक्ति है उनको इन सब का मतलब मालूम होगा, है ना। उसके आधार पर आपका ये सवाल बड़े ही आराम से निकल जाएगा। प्रयास करिए, गलती होगी तो फिर हम बैठे ही हैं, प्रयास करिए, लेकिन आप लोग इसका उत्तर आपको डेफिनेटली मिलेगा प्रश्न नंबर 8 का। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। ये देखिए, ये आपके समक्ष प्रश्न नंबर 9। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, इक्विक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी किया हुआ है हमने, ठीक है। बड़े ही आसानी से आप इसका उत्तर दे देंगे प्रश्न नंबर 9 का, इसका पूरा विश्वास है हमको। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अघोषणीय स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति, अर्थगत स्मृति और घटनाजन्य स्मृति, यानी कि प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रयास करें, इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे लेक्चर कर रहे हैं आप, जैसे जैसे चीजों को रिवाइज करेंगे उतनी सारी चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। आपको लगेगा कि अरे ये तो मुझे आता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको सब आता है, लेकिन परीक्षा के दिन क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हैं। उनसे बचने के लिए इस प्रकार के टेस्ट देना जरूरी है ना। आसान चीजों को हम क्या समझते हैं, अराउजल एकदम बहुत कम लो रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस हमारे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आसान चीजों को क्या करना है, हमको और आसान बनाना है, उनकी और प्रैक्टिस करना है। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर, यानी प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। तो ये रहा आपके समक्ष प्रश्न नंबर 10। मैच द वेव्स विथ द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स। बन जाएगा, आसान प्रश्न है, ठीक है। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10। अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे, थीटा तरंगे कौन सी, क्या उनके कितने हर्ट्ज में, ध्यान रखिएगा हर्ट्ज में होती है ना। तो इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। ये तो आपका सब में जितने 10 लोग 15 लोग जितने भी लोग दे रहे हैं टेस्ट, ये सबका क्या होगा, ये सही होगा, है ना। ओके, काफी सारे सवाल ऐसे अभी तक हमने देखे हैं जो आप क्या कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ आप सही कर रहे हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। ये देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग इंटेलिजेंस एबिलिटी टेस्ट विद द एसोसिएटेड फीचर्स। थोड़ा सा 10% का 1% लगाएंगे यहाँ पे तो उत्तर मिल जाएगा। नाग्लियर नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, प्रोवाइड्स डेविएशन आईक्यू, ओपन एंड सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, एडल्ट कल्चर फेयर टेस्ट। देखिए प्रश्न को देख के, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न को देखकर अगर आप घबराएंगे, स्ट्रेस में आएंगे तो प्रश्न आपको डराएगा, लेकिन एक एक चीज को पढ़ेंगे तो आपके लिए उत्तर आपके सामने ही रखा हुआ है। निम्नलिखित बौद्धिक योग्यता परीक्षाओं का उनसे संबंधित लक्षणों का सुमेलन करें। केवल अगर आपने लेक्चर भी किए हैं तो उस आधार पर भी आपको ये चीज बन जाएगी। नेग्लियर गैर वाचिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। देखिए वाचिक, वर्बल, नॉन वर्बल वो सब बताया था, तो यहाँ पे इस प्रकार से काम आता है, ठीक है। छोटी चीज है लेकिन बड़े काम की हो जाती है जब प्रश्न में मिलती है। रेवेंस का प्रोग्रामी मैट्रिसेस, टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, वेशलर प्रौढ़ बुद्धि मापनी, विचलन बुद्धि लब्धि प्रदान करता है, विवृत परीक्षण बच्चों के लिए यथोचित, प्रौढ़ संस्कृति मुक्त परीक्षण। प्रश्न नंबर 11, प्रयास करें डेफिनेटली बनेगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। ये देखिए, ये आपके समक्ष प्रश्न नंबर 12, कहां पहले हुआ, मैसूर, कलकत्ता, मद्रास, पुणे और फर्स्ट इंडियन जर्नल। प्रश्न नंबर 12। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। ये देखिए 13वां मिनट और प्रश्न नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंसेस एज पर एटकिंसन एंड शिफ्रिन्स मॉडल ऑफ मेमोरी व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। एसटीएम, इलेबरेटिव, लॉन्ग टर्म, अटेंशन, सेंसरी किया हुआ है हमने इनके मॉडल के बारे में। चलिए बन जाएगा, आसान सवाल है। चलिए, सूचना को संसाधित करने वाले एटकिंसन और शिफ्रिन्स के स्मृति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित को क्रम में लिखें। अल्पावधि सुविस्तारित पूर्वाभ्यास, दीर्घकालीन स्मृति, ध्यान, संवेदी स्मृति। इसको ऑलरेडी पहले भी हम कर चुके हैं प्रश्न नंबर 13 को, ठीक है। तो बन जाएगा आपसे। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। ये देखिए 14 मिनट शुरू और प्रश्न नंबर 14 पे हम पहुंच चुके हैं। देख के टफ लग रहा है ना, अरे ये तो पहली बार देख रहे हैं, कभी हमने किया ही नहीं है। क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन सीक्वेंस ऑफ देयर इमर्जेंस एज एन इंडिविजुअल ग्रोज अप। मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इंग्लिश मीडियम वाले इसका उत्तर देंगे। अब हम देखते हैं एक बार हिंदी में। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, नैतिक विकास हमने किया है ना सीरीज में, डीएस की सीरीज में किया है कि निम्न चरणों को उनके उद्भव के अनुसार क्रमबद्ध करें, यानी पहले कौन आता है फिर कौन आता है, ठीक है। यहाँ देखिए अंतरवैयक्तिक सहयोग की नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता, सिद्धांतोन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव की प्रवृत्ति, नैमित्तिक उद्देश्य की उन्मुखता। आसान सवाल है ये, इजी सवाल है, ठीक है। देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये देखिए, ये आपके लिए
आसान है, लेकिन इसको क्या करें, आप आराम से पढ़ें, क्या बोल रहे हैं उसके बाद ही ये आसान लगेगा, अदरवाइज ये टफ रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न नंबर 14। अब चलते हैं हम इसके आखिरी प्रश्न के ऊपर, यानी कि प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। ये देखिए, ये है आपके सामने आखिरी नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो आई होप कि 15 में से आप लोग 14, 13 या 15 में से 15 वाले लोग भी हैं, तो ये 15, 14 और 13 के अलावा आपका कोई भी स्कोर नहीं आना चाहिए। और अगर इसके अलावा कुछ भी आपका स्कोर आता है तो आपके लिए 100 रुपीज का फाइन जो है वो वेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, 15, 14 और 13 के बीच आपका स्कोर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। चूज द करेक्ट, अदरवाइज 100 रुपए का फाइन। ठीक है, ओके। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं, दबाव के बारे में बोल रहे हैं। इसको तो हमने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर देखिए क्या बोल रहे हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिसोल या फिर इम्यून सप्रेशन। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें इसको, अब देखते हैं इसको एक बार हम हिंदी में। ये देखिए, दीर्घावधिक प्रतिबल के कारण होने वाली घटनाओं का सही क्रम चुनें। यानी स्ट्रेस क्या है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, दबाव चला आ रहा है। ठीक है, आसान सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ें और रिवाइज किया होगा तो ही आपको ये बनेगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिसोल, असंक्रामक प्रतिबंध, इम्यून सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये आपके 15 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं आउट ऑफ 15 आपके कितने स्कोर आते हैं। ठीक है, ओके। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। प्रश्न को आराम से पढ़ें, संयम के साथ पढ़ें तो उत्तर बनेगा। जल्दबाजी करेंगे और एक्स्ट्रा की चीजें करेंगे तो फिर सवाल, आता हुआ सवाल भी क्या हो जाएगा, वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 सवाल हैं, लगाइए इनको एंड जल्दी से आंसर अपने सबमिट कीजिए। एंड आंसर्स में केवल ABCD रखिए ताकि आपको भी बाद में समझने में आसानी हो, पढ़ने में आपको आसानी हो। ठीक है, ओके।